नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका आपके अपने परिवार सफलतागढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। सफलतागढ़ आओ लिखें कलम से इतिहास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। इसमें आपको पूरा पेपर हूबहू वैसा ही मिलेगा जैसा एग्ज़ाम में आया था। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। और इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर के दो दो शिफ्टों में मतलब 4 शिफ्टों में होने वाला है। उसके लिए आपको एक तैयारी का आपका अनुभव हो जाएगा कि आपने तैयारी किस लेवल तक कर रखी है। दूसरी चीज़, इस जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इससे उनको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, जिससे कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो और अच्छा हो जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में और रिलेटिव में शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें, टाइम से मिलती रहें, रेगुलर मिलती रहें। मुझे उम्मीद है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों में कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है। अब ये आपको बताना है। तो शासन जो जितने भी भारत में राजा हुए, शासक हुए, उनमें से उनका काल कितना, मतलब कि कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, फिर सबसे बाद में कौन आया, इन चार में से उसके अनुसार इनको लगाना है। तो आंसर तो मैंने इसके नीचे दिए रखे हैं, मैंने तो सिर्फ आपके अनुभव के लिए इसको बनाया है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर है वो क्या है, बी। बी क्या है, पहले कौन आया, इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, और इनमें से सबसे बाद में कौन आया, अकबर आया। इसका विस्तृत आंसर भी मिलेगा आपको। इस प्रकार आपको बताया गया है कि इल्तुतमिश जो है वो 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा था, और ये इलवरी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आया, वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा, और ये खिलजी वंश का था। शेरशाह सूरी आया, वो 1540 से 1545 ईस्वी तक था, ये सूर वंश का था। अकबर, ये 1556 से 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया, और ये मुगल वंश का था। इस प्रकार सबसे पहले कौन आया इनमें से, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के जो समकालीन थे वो संत आपको लगाने। तो जैसा कि आप इसमें दिया गया है, कौन थे, तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। इन्हें तुकोबा, जगत गुरु, संत श्रेष्ठ आदि नाम से जाना जाता है, जो 17वीं शताब्दी के मराठी कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। इन्होंने भक्ति कविता की भी रचना की, जिसे अभंग कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कभी कभी अटपटे थोड़े सवाल पूछ लेता है जो आपने ना पढ़े हो, तो उनमें ये शामिल हो सकता है कि शिवाजी के समकालीन करके आए, या फिर तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, तो कहे कि संत तुकाराम ने कौन सी रचना की। तो इन्होंने भक्ति कविता की रचना की, जिसे अभंग कहा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये कब तक थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी तक थे।
और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो पहले तो गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र में जो गवर्नर रखा जाता था अंग्रेजों के अधिकृत क्षेत्र में, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहले जो गवर्नर जनरल कहलाने वाले थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से 1774 से 1785 तक। ठीक है, और डिटेल से अगर जानना हो तो इसमें कहा गया था कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, पहले तो बंगाली ही उनके अधिकृत क्षेत्र में था, तो उसको क्या कहते थे, उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, 1833 में जब आए तो चार्टर एक्ट लगाया, तो वहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। ठीक है, और भारत का जो गवर्नर जनरल कहा गया वो पहला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का प्रथम पूछा जाए तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचित है। इसके रचयिता आचार्य चरक हैं। ठीक है, चरक संहिता के रचयिता कौन है, आचार्य चरक, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमें जो सही नहीं है वो बताना है। 4 जोड़े हैं, आपको अभी 2 ही दिखा रहे होंगे, हम चारों दे दे रहे हैं। लो आ गया 4। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध कब हुआ, तो BC 261। शक संवत की शुरुआत AD 78 या AD 622 में मुस्लिम लीग की शुरुआत, या 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो औरंगजेब की मृत्यु सुमेलित नहीं है। कैसे, आइए उसको भी देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में नहीं बल्कि 1707 ईस्वी में हुई थी। इसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, डाउट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन हर परीक्षा में लगभग पूछ लिया जाता है, एक शिफ्ट में नहीं तो दूसरी शिफ्ट में सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1825 ईस्वी से 1917 ईस्वी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनका मतलब कि 1825 में इनका जन्म और 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1867 में भारत के धन निकासी से संबंधित थ्योरी प्रस्तुत की थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक जो थ्योरी थी उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का धन कैसे इंग्लैंड जा रहा है। उन्होंने ये उजागर कर दी थी चीज़ अंग्रेजों की, भारत का धन इंग्लैंड में कैसे जा रहा है। मतलब उनकी चतुराई से, उनके प्लानिंग से यहाँ का धन इंग्लैंड जाता था, उसको खोल के रखा ड्रेन ऑफ वेल्थ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। तो इसका जो आंसर है वो है एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। अगला क्वेश्चन, जो आपको पूरी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी 100 क्वेश्चन करने हमें। ठीक है, तो इसका आंसर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक हैं, जिन्होंने 2 होम रूल लीग स्थापित की थी। एक बार इसकी डिटेल भी देख लें। 1915-16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग स्थापना की। एनी बेसेंट सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट कब? सन 1917 में चुनी गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा कूट पर आधारित क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राम मोहन राय। आर्य समाज की? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब डी का 4 से या 5 से? सत्यशोधक समाज। तो पहले हम, अब ऐसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ए में देखिए 3 कहाँ कहाँ है, तो 3 में है, तो बी कहाँ? 1, 3 के बाद 1 2 में ही है। अब लास्ट में आके फंसता है यहाँ पे 4 और 5 में। ठीक है, 4 और 5 में जब फंसता है तो हमें पता है कि जो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले जी ने की थी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना 1942। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? तो 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाम सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में महात्मा गांधी के विरोध के स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यह है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी चिनाब नदी पर। सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह भारत की पहली पन बिजली परियोजना थी जिसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बसंत विषुव होता है? तो बसंत विषुव जो होता है वो 21 मार्च को होता है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता तथा सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है, रात और दिन बराबर होते हैं। 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। इस स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। ठीक है, बसंत विषुव जो होता है वो 21 मार्च को और शरद विषुव जो होता है वो 23 सितंबर को होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना के किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना, तो खेतड़ी परियोजना किसके? तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी परियोजना। ठीक है, और ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो सभी जानते हैं असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी हैं? इनमें से वो हमें बताना है। तो कौन सी हैं? एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। ठीक, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी भागीरथी अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बैंक दर का अर्थ क्या है? तो आपको आंसर करना है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर होती है क्या? नहीं। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर होती है? नहीं। बैंकिंग संस्थाओं की लाभ की दर होती है? नहीं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है उसे हम बैंक दर कहते हैं। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो आंसर है बढ़ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी सुविधा होती है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें मुख्य उद्देश्य जो होगा वो सिर्फ व सिर्फ लाभ अर्जित करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट जो है वो आरबीआई द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। लेकिन याद रखना, 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। याद रखना, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसके साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बाकी 1 से ऊपर जितने भी नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान में राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? किसके अंतर्गत रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें ध्यान रखना नीति निर्देशक तत्व को, ये भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है। नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद हैं? 35 से लेके 51 तक भाग 4 में। और इनका जो पर्टिकुलर जो केवल पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये 21A से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कोई भी राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा है? अनुच्छेद 29 है। ठीक है, तो 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। उसमें उल्लेख है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार खुले रूप से कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सबको सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो मान लिया इसमें ये परमाणु है, तो यहाँ पे नाभिक है ये हमारा। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वे इन कक्षाओं में भ्रमण करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, खोज याद रखना, ईंट पर नाच। किस पर? ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट, टा का मतलब है थॉमसन, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच की न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इतना ध्यान रखना, तीनों की खोज जरूर याद रखना। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? सभी जानते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? यह है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है कितने में? एक वर्ष में निर्वात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और हमेशा याद रखना, ये अदिश राशि होती है। प्रकाश वर्ष एक अदिश राशि है और इसका मान हमेशा धनात्मक रहता है। खगोलीय दूरी भी होता है ऑप्शन में, ऐसा भी हो सकता है खगोलीय दूरी दिया हो ऑप्शन में। खगोलीय दूरी को नापने की भी इकाई प्रकाश वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कौन सा है इसमें? तो वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का नाम होता है CaSO4। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है तथा सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है CaOCl2 वो ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जिप्सम, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का बेकिंग सोडा तथा सोडियम क्लोराइड NaCl नमक, ये इसके रासायनिक सूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? तो 18 कैरेट सोने में खरा सोना 75% होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संतरे में बहुतायत में होता है, तो सभी जानते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, ये थोड़ा ब्लर है लेकिन समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन दिया गया मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसके बराबर 72/56 आया है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। बड़े सावधानी पूर्वक आंसर दें। ठीक है, कमेंट में करें। देखो ये किसी का वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं 72, और ना 56 पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में पहुंचोगे तब क्या करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और रूट x रह जाएगा। रूट x बराबर निकालोगे तो 72, और यहाँ पे रूट x बट्टे, अगर इस 196 का रूट से बाहर निकालते हैं तो 14 हो जाएगा, और 72 बट्टे यहाँ 56 हो जाएगा। तो रूट x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 56 नीचे भाग में बने रहेंगे, 14 गुणा में हो जाएंगे 72 के। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आएगा आंसर उसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पे 18 आएगा, देखो 18 चौको 72, सॉरी ज़्यादा हो गया। चलो इसको काटते हैं, ऐसे से काटो कि 72 और 56 एक से कट रहे हो। 8 से काटो, 8 9 72
8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि रूट एक्स बराबर 18 आया। तो जब एक्स बराबर निकालोगे तो क्या करोगे, इधर रूट मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ एक्स, यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 324 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 885, 885, 885 और 115, 115, 115। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला कार्य करेगा। नीचे क्या है, सॉरी, चलिए अब बताइएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला कार्य करता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है, नीचे आओगे तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए और बी। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी है, उसी से करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने लिखा ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, और अपॉन में अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। ए हमारा 885 है और बी 115 है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 885 और 115, 1000 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा, इसका मान जब भी पूछा जाए तो ये 9th का क्वेश्चन है। परमेकरण किया जाता है इसमें, और परमेकरण करोगे तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं और विपरीत चिन्ह का करते हैं। तो √5 प्लस है तो माइनस का √3, और ऐसे नीचे करेंगे √5 माइनस का √3। ठीक है, तो ये ऊपर का ऊपर में और नीचे का नीचे में गुणा करना है। ऊपर करेंगे तो देखो दोनों कोष्टक एक जैसे हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे आगे देखेंगे तो यहाँ पे जब हमने जो ऐसे बताया वैसे ही करना है। तो ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर का जब स्क्वायर हो गया तो उसको हम खोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और माइनस के 2ab होता है -2ab, मतलब √5 और √3 का मल्टीप्लाई 15, तो 2√15 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे 2 को आप रख सकते हो 2 का क्यूब, और यहाँ 2√5 है तो 2 बाहर निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 15 है। ठीक है, तो √15 हो जाएगा बट्टे 2। इस 2 से ये 2 खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई,
दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें ज्ञात करना है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सभी लोग आंसर देंगे। सॉल्व यहाँ पे पूरा मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप अकेले कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x जो है मूल्य में बढ़ोतरी है, y बिक्री में वृद्धि है। तो पहले क्या करोगे, मूल्य में जो घटोतरी है उसे लिखेंगे -30 + 20 प्लस -30 गुणा 20/100, जैसे कि यहाँ किया गया है। तो देखो ये करोगे तो -10 हो जाएगा, इनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पे बट्टे 100। अब -10, 100 से 6 बार कटा, -10 -6 तो कितना हो जाएगा -16, अर्थात 16% की कमी को ऋणात्मक चिन्ह और वृद्धि को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है। अब 20% पहले निकालना पड़ेगा, कितनी बढ़ जाती है, 20% निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे 18.5 का 20/100 तो निकल के आएगा 3.7। पहले 18.5 थी, कितने 4 लोगों का, कोच आ गया, लोग हो गए 5, अब 5 लोगों की कितनी हो जाएगी 18.5 + 3.7। ठीक है, तो कितना 22.2 हो गई। तो 22.2 कोच की उम्र निकालनी है ना, तो 22.2 गुणा कितना करोगे 5, टोटल आपका निकल के आएगा 110 वर्ष। कितने लोगों का, ये 5 लोगों का है, 5 का इसमें दे दोगे भाग, तो ये आपका होगा, 1 मिनट सॉरी, कोच सहित चारों की औसत आयु जो हो जाएगी वो 22.2 हो जाएगी। अब कोच सहित चारों खिलाड़ियों की आयु जो होगी टोटल, मतलब 5 लोगों की, वो कितनी होगी 111 वर्ष होगी। पहले कितनी थी, पहले 74 वर्ष थी, तो 111 में से 74 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 37 वर्ष, तो कोच की उम्र 37 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, एकल का विलोम शब्द क्या है। तो एकल का विलोम शब्द क्या है, बहुल। ठीक है, पर्याप्त का अपर्याप्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त और अकेला का साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। ठीक है, अन्य पर्यायवाची जो दर्प के हैं वो हैं घमंड और दंभ। व्यथा का पर्यायवाची शब्द जो है वो है वेदना, दुख, शोक और विपदा। ठीक, स्वाभिमान का पर्यायवाची जो है वो आत्मसम्मान, आत्मगौरव। तिरस्कार का पर्यायवाची जो है वो अपमान, उपेक्षा और अनादर। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हारने वाला क्या होता है, मनोहर। क्या होता है, मनोहर। ठीक है, तो मन को हारने वाला मनोहर होता है। ऐसे जो मन में उन्मत्त हो उसको मदमस्त कहते हैं। मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाले को मर्मांतक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, गागर में सागर वरना। तो गागर में सागर वरना का क्या होगा, थोड़े में बहुत कहना, सभी जानते हैं इसका। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे चयन करनी है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी जो है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ठीक है, और महत्वाकांक्षा, तो कौन सा है इसमें, महत्वाकांक्षा, ये शुद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद इससे आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। वो वीडियो आपको आज रात 10 या 11 बजे तक मिल जाएगी। ये वीडियो अभी आपके अपलोड हो जाएगी। तो 40 क्वेश्चन इसमें हो गए, 60 क्वेश्चन हम उसमें करेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसके लिए वीडियो दूसरी बनानी पड़ेगी।
एक वीडियो में आना संभव नहीं है। PDF दोनों की किसी एक में ही मिल जाएगी, नहीं तो मैं दोनों में डाल दूंगा, ठीक है। तो PDF मिल जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और जो भी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के और कौन से आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।